गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, आज एक जबरदस्त बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। दोस्तों, ये बुक लिखी गई है बाय द ऑथर युवल नोआ हरारी। हम सबको पता है कि वी ऑल ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम एप, बट दोस्तों आज इस एप से इवॉल्व होके हम पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे धरती के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसे 2.5 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमंस इवॉल्व इन ईस्ट अफ्रीका, और वो इवॉल्व हुए थे फ्रॉम जीनस ऑफ एप ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसे सदर्न एप भी कहा जाता था। बट दोस्तों अब यहां पे सिर्फ ह्यूमन की एक ही स्पीशीज नहीं थी, तरह तरह के ह्यूमन स्पीशीज थे। जैसे ह्यूमंस इवॉल्व इन यूरोप जिन्हें कहा जाता था होमो निंदरथल्स, ह्यूमंस इवॉल्व इन एशिया जिन्हें कहा जाता था होमो इरेक्टस द अपराइट मैन, ह्यूमंस इवॉल्व इन इंडोनेशिया ऑन द आइलैंड ऑफ जावा जिन्हें कहा जाता था होमो सोलोएंसिस। तो ऐसे तरह तरह के ह्यूमन स्पीशीज थे जो दुनिया के कोने कोने में रहा करते थे। बट आज अगर हम बात करें तो सबसे डोमिनेंट जो स्पीशीज है वो है होमो सेपियंस। दोस्तों इस बुक में बताया गया कि 3 मेजर रिवॉल्यूशंस हुए जिन्होंने शेप किया पूरे हिस्ट्री को, और ये 3 रिवॉल्यूशंस है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। इस बुक में तरह तरह की स्टोरीज दी गई है कि कैसे इन रिवॉल्यूशंस ने अफेक्ट किया ह्यूमंस को एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। दोस्तों इस पूरी बुक को तो मैं कवर कर नहीं पाऊंगा क्योंकि अराउंड 500 पेजेस की ये बुक है, तो मैं कवर करूंगा इन 3 रिवॉल्यूशंस को। इन 3 रिवॉल्यूशन में से कुछ आपको एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे ना आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन्स मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की। तो दोस्तों द वे द वर्ड कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, इसमें बताया गया है कैसे ब्रेन का विकास हुआ ह्यूमंस में, जिसकी वजह से ह्यूमंस बादशाह बने फूड चेन की। तो दोस्तों क्या होता था, सबसे पहले फूड और शेल्टर के तलाश में ह्यूमन बींग्स हंटिंग करते थे। अब तब टैलेंट तो नहीं था, ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो वो क्या किया करते थे, फूड चेन का हिस्सा तो थे बट अपने से जो ताकतवर जानवर थे उनका हमला नहीं कर पाते थे। जैसे दे वर नॉट एबल टू हंट टाइगर्स, लायंस, तो इसलिए अपने से जो कमजोर जानवर हुआ करते थे वो उनको हंट करते थे और खाया करते थे। अब पहले तो ह्यूमंस होमो सेपियंस इन जानवरों को कच्चा खाया करते थे, जिसकी वजह से काफी टाइम लगता था डाइजेशन को। इसके लिए उनके टीथ्स होते थे ना, वो काफी बड़े हुआ करते थे। जो इंटेस्टाइन की साइज भी थी वो काफी बड़ी हुई करती थी, बट जो उनके ब्रेन साइज थी वो काफी छोटी हुआ करती थी। बट दोस्तों आगे जाके आविष्कार हुआ फायर का। फायर की वजह से ये होमो सेपियंस खाना पकाकर खाने लगे, जिसकी वजह से खाना जल्दी डाइजेस्ट भी होता था। तो अब जो ना इनकी बॉडी थी, इनका बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर था उसमें भी चेंजेस आने लगे। उनकी जो टीथ की साइज थी वो छोटे होने लगी। सिंस डाइजेशन अब जल्दी हो रहा था तो जो इंटेस्टाइन की साइज थी ना वो भी छोटे होने लगी, और जो ब्रेन की साइज थी वो बढ़ने लगी। जैसे ही ब्रेन की साइज बढ़ने लगी तो उनकी जो कैपेसिटी थी टू थिंक वो भी काफी बढ़ने लगी। अब ये होमो सेपियंस, ये ह्यूमंस क्या करने लगे ना, अपने सोशल एबिलिटीज के साथ और अपने डेवलपिंग ब्रेन के साथ इन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप की ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। इनिशियली तो ये साइन लैंग्वेज था, और जैसे ही ब्रेन का विकास होने चालू लगा तो उन्होंने कुछ टूल्स भी डेवलप किए। अब ये टूल्स वो यूज करते थे टू हंट एनिमल्स विच वर स्ट्रॉन्गर देन देम। अब देखिए क्या हुआ, ब्रेन का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगे, और अपने सोशल एबिलिटीज के साथ ये सारे ह्यूमंस, ये सारे होमो सेपियंस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने लगे। ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, टूल्स डेवलप हुए, फायर का भी अब इन्वेंशन हो चुका था, सारे सेपियंस साथ में आने लगे थे। इसकी वजह से दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स विच वर स्ट्रॉन्गर टू देम ऑल्सो, जिसकी वजह से अब ये ह्यूमंस फूड चेन के बादशाह हो गए थे। अब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद सबसे बड़ा जो आविष्कार इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस होमो सेपियंस आया वो था एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। अब ह्यूमन बींग्स ने, होमो सेपियंस ने जो भी हंटिंग था, गैदरिंग था, वो सब कुछ छोड़ दिया था एंड दे वर डूइंग फार्मिंग। अब फार्मिंग में ना काफी मेहनत करनी पड़ती थी। पहले तो सीड सो करना पड़ता था, फिर उसे ग्रो करना पड़ता था, फिर कटिंग करना पड़ता था और स्टोरेज करना पड़ता था। तो अब क्या होने लगा, ये सेपियंस सब ना एक साथ रहने लगे। पहले उन्हें हंटिंग के लिए माइग्रेट करना पड़ता था तो बच्चों का ध्यान रखना काफी डिफिकल्ट हो जाता था, बट अब वो एक साथ रहने लगे। उन्होंने अपने फार्म्स के आजू बाजू में बाउंड्रीज बना के रखे थे। अब सिंस वो माइग्रेट नहीं करते थे, एक ही जगह पे रहते थे,
तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जो बच्चे होते थे उनकी संख्या थी वो काफी बढ़ने लगी। बट दोस्तों अब जो मैं बताने वाला हूं ना वो कुछ शॉकिंग है। इस बुक में एक शॉकिंग पॉइंट दिया गया है कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ह्यूमंस की लाइफ इजी करने के बजाय ना काफी डिफिकल्ट करने लगा। क्योंकि क्या होने लगा कि एग्रीकल्चर के पहले, फार्मिंग के पहले ह्यूमंस खाते थे मीट, कुछ नट्स खाते थे और कुछ फ्रूट्स खाया करते थे जिनसे उन्हें काफी सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिला करते थे। बट फार्मिंग के बाद वो काफी हद तक डिपेंड करने लगे ऑन कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स, ऑन सिलेक्टेड फ्रूट्स ओनली, जिसकी वजह से उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते थे। जब वो हंटिंग करते थे तो वो काम करते थे अराउंड 30 आवर्स अ वीक, बट जब वो फार्मिंग करने लगे तो उसमें काफी मेहनत इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से वो काम करते थे अराउंड 60 आवर्स अ वीक। जब वो हंटिंग किया करते थे दैट टाइम वो डिपेंडेंट नहीं थे क्लाइमेट के ऊपर, बट जब वो फार्मिंग करने लगे तो काफी हद तक डिपेंडेंट रहने लगे क्लाइमेट के ऊपर। और दोस्तों सिंस उन्हें क्रॉप्स में से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे थे और अब वो एनिमल्स के भी कांटेक्ट में आ रहे थे, क्योंकि एनिमल्स उन्हें लगते थे फार्मिंग के लिए भी, तो दे बिकम ससेप्टेबल टू डिसीजेस। अब चाहकर भी ये सेपियंस हंटिंग के ओर नहीं जा पाते थे, क्योंकि बायोलॉजिकली भी उनके बॉडी में चेंजेस आ चुके थे। इतना ग्रेजुअल चेंज आ चुका था कि चाहकर भी वो वापस हंटिंग नहीं कर पा रहे थे। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से उनमें पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो एक इवोल्यूशनरी सक्सेस तो दिखाई दिया, बट पर्सनल लाइफ में काफी टेंशन होने लगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लगी और इन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए काफी फसल उगानी पड़ती थी, तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तो ये साइकिल ना कंटिन्यू रहने लगी। बट अब दोस्तों पहले जो सेपियंस के ग्रुप हुआ करते थे वो काफी छोटे थे और इसलिए कॉपरेट करना जो होता था ना वो काफी ईजी हुआ करता था। बट अब पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी तो कॉपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेपियंस ने कुछ इमेजिन्ड मिथ्स बनाए जो इन पूरे पॉपुलेशन को ना बाइंड करके रखेगी। दोस्तों अब ये सेपियंस रहा करते थे टू टाइप्स ऑफ रियलिटी में, एक थी ऑब्जेक्टिव रियलिटी और दूसरी थी सब्जेक्टिव रियलिटी। उन्होंने कुछ इमेजिन मिथ्स बनाए जैसे कि मनी, गॉड, रिलीजन। ये ऐसी चीजें हैं जिनमें लोग बिलीव करते थे बट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि ये काफी नेसेसरी था ताकि ये जो बड़ी पॉपुलेशन हो गई थी होमो सेपियंस की, ये एक दूसरे से कोऑपरेट करे। अब दोस्तों सिंस समाज में काफी बदलाव आ रहे थे तो ग्रुप्स में झगड़े होने लगे प्रॉपर्टीज को लेके। अब ये झगड़े सॉल्व करने के लिए कोई तो सिस्टम रहना चाहिए, वैसे आया सिस्टम ऑफ आर्मी। अब ये आर्मी का कोई हेड होना चाहिए, तो वैसे सिस्टम आया रूलर का, किंग का। अब ये आर्मी काम करती थी, आर्मी फाइटिंग के प्रिपरेशन में ये सारे इश्यूज सॉल्व करने के, तो उनके लिए तो पैसा चाहिए, ऐसे आया टैक्स कलेक्शन का सिस्टम। और सिंस पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी तो ऑब्वियसली कुछ तो ऐसा आना चाहिए जो लोगों को प्रिवेंट करेगी फ्रॉम फाइटिंग, फ्रॉम क्लैशेस, तो वैसे सिस्टम आया लॉस का। अब हम बात करेंगे अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। तो दोस्तों अब क्या होने लगा, सोसाइटीज बढ़ने लगे, छोटे छोटे जो कल्चर थे ना वो सब साथ में आने लगे और बड़े कल्चर बनने लगे। और अब इन बड़े कल्चर को सस्टेन करने के लिए एम्पायर की जरूरत है। अब कुछ तो ऐसा सिस्टम रहना चाहिए जो सारे कल्चर्स को बांध के रखेगा। तो तीन चीजें आई दैट प्लेड ए क्रूशियल रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। वो थी मनी, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो सबसे पहले तो बात हम करेंगे मनी की। तो इनिशियली जो मोड ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था ना वो था बार्टर सिस्टम। मतलब समझो मैंने अगर आपको एप्पल दिया तो आप मुझे रिटर्न में कोई फ्रूट दोगे या ग्रेन्स दोगे। बट सिंस पॉपुलेशन बढ़ रही थी और काफी सारे न्यूमरस प्रोडक्ट्स थे, इसकी वजह से क्या होता था ना, समझो मैंने आपको एक एप्पल दे दिया, अब ये काफी डिफिकल्ट हो जाता था सामने वाले बंदे को इन डिसाइडिंग कि मुझे कितने ग्रेन्स देने चाहिए। तो कोई एक ऐसा फेयर सिस्टम होना चाहिए, फेयर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए विच विल बी एन यूनिवर्सल वन। इससे आविष्कार हुआ मनी का। इनिशियली तो मेटल पीसेस यूज हुआ करते थे, उसके बाद आए गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, उसके बाद आए कॉइन्स विद अथॉरिटी ऑफ किंग्स, और आज हम देख रहे हैं कि ऐसे सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी हुआ करती थी। सो मनी बिकम अ यूनिवर्सल मोड ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स। इसके बाद आया दोस्तों पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में क्या होता था ना कि किंग्स और एम्पायर लॉ एनफोर्स करते थे ऑन लोगों के ऊपर, कि लोगों ने एक पर्टिकुलर लॉ और ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। एंड आगे चल के कुछ ऐसा हुआ, एम्पायर तो चले गए, किंग्स भी चले गए, बट लोग उस लॉ को, उस कल्चर को फॉलो करने लगे। वो अपने जो ओरिजिनल कल्चर्स थे, लॉज थे, उसको भूल गए एंड दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग द लॉज एनफोर्स्ड बाय द किंग्स। अगर मुझे यहां पे बात करनी होगी तो दोस्तों हम अपने ही कंट्री की, इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं। वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिश। उस वक्त ब्रिटिश ने अपने लॉज एनफोर्स किए हमारे ऊपर, अपने सिस्टम्स एनफोर्स किए और लैंग्वेज इन्फोर्स की। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते और आज भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज और सिस्टम्स है ना, काफी हद तक आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लैंड।
दोस्तों अब आया कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म। तो दोस्तों पॉलीथिज्म मतलब बिलीफ इन मेनी गॉड्स एंड मोनोथिज्म मींस बिलीफ इन वन गॉड। दोस्तों काफी रिलीजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही भगवान में मानते हैं, कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो काफी सारे भगवान में मानते हैं। तो दोस्तों यहां पे बताया गया है कि देयर आर सर्टेन रिलीजन्स विच आर बेस्ड ऑन नेचर लॉज ऑल्सो, जैसे कि बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ। तो अब तो मुझे पता नहीं कि अब रिलीजन कितना बाइंड कर रहा है लोगों को, बट आज कुछ ऐसे आइडियोलॉजीज है जो हमें सबको यूनाइट करके रखती है। आइडियोलॉजीज कुड बी कैपिटलिज्म, दैट कुड बी कम्युनिज्म, दैट कुड बी नेशनलिज्म। कि अगर आपकी कंट्री कोई क्रिकेट खेल रही है या कोई गेम खेल रही है और अगर आपकी कंट्री जीत रही है तो आप काफी हद तक सेलिब्रेट करते हो, तो दैट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब हम बात करेंगे अबाउट साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और कैसे यूरोप बना सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले यूरोप ने यह जाना कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर बियॉन्ड ह्यूमन बींग्स, जो आज भी ह्यूमन बींग्स को पता नहीं है, जिसकी वजह से वो रिसर्च को सपोर्ट करने लगे। और इन रिसर्च को जो स्पॉन्सर कर रहे थे वो थे कैपिटलिस्ट। अब रिसर्च का बेसिक फंडा था कि ऑब्जर्वेशंस करो और ऑब्जर्वेशंस के बेस पे आप कंक्लूजन्स करो। अब इतनी चाह थी ना यूरोप की ये रिसर्च में कि वहां के जो सेलर्स थे वो एक्सपीडिशन में लग गए। और जैसे आज हम देखते हैं कि आप स्टार्टअप चालू करते हो और आप इन्वेस्टर ढूंढते हो, तो ये सब तब से चालू है। कोलंबस एक सेलर था जिसने एक्सपीडिशन के लिए काफी सारे रूलर्स को, किंग्स को अप्रोच किया फॉर फंडिंग, फॉर मनी। बाकी के रीजन्स के, सिटीज के लोगों ने, किंग्स ने पैसा तो इन्वेस्ट नहीं किया, बट स्पेन ने कोलंबस को पैसा दिया टू डू एक्सपीडिशन। और आगे चल के कोलंबस ने ढूंढ निकाला अमेरिका, जहां के रॉ मटेरियल्स यूज करके स्पेन बना एक काफी अमीर रीजन। अब दोस्तों होने क्या लगा, ये यूरोप में ना सेलर्स काफी अब एक्सपीडिशन करने लगे। अब क्या होता था, काफी बार लोग, रूलर, किंग इसमें पैसा इन्वेस्ट डालते थे, बट अकेला अगर इंसान पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो काफी हद तक ना वो डर भी रहता था कि अगर एक्सपीडिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पैसा वेस्ट जा सकता है। तो इसलिए आगे चल के क्या होने लगा, इंडिविजुअल लोग, रूलर्स, किंग्स, ये सारे साथ में आके पैसा इन्वेस्ट करने लगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी के जैसे। अब दोस्तों ऐसा नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी बाकी के रीजन्स को, किंग्स को नहीं थी, बट उनमें वो इंटरेस्ट ही नहीं था टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अब दोस्तों साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद जो आया वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ह्यूमंस ने पहले तो लकड़ियां जलाई, हीट एनर्जी डेवलप होने लगा, बाद में उन्होंने यही यूज किया फंडा ऑन बर्निंग द कोल्स, और बाद में इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया इनटू मोशन एनर्जी, जहां से स्टीम इंजन ये एक बड़ा आविष्कार निकला। और यही कॉन्सेप्ट अब लगाया गया मशीनरीज में, काफी सारे फैक्ट्रीज सेटअप किए गए। अब उन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए काफी वर्कर्स की जरूरत लगी, काफी सारे वर्कर्स फैक्ट्रीज में जाके गुड्स प्रोड्यूस करने लगे। बट अब कोई तो सिस्टम रहना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी होने चाहिए। तो दोस्तों ये फंडा जो टाइम है ना जॉब का 9 to 5, ये वहीं से आया। और अब इतने सारे लोग, टाइम पे पहुंचना चाहिए फैक्ट्रीज में, तो कोई तो सिस्टम होना चाहिए, वहां से आया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब दोस्तों गुड्स काफी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगे, तो अभी बड़ी दिक्कत आने लगी कि ये खरीदेगा कौन, क्योंकि वर्कर्स की तो सैलरी कम हुआ करती थी, तो वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कोई तो सिस्टम रहना चाहिए जिसकी वजह से लोग ये सारे गुड्स लेंगे। तो उन्होंने अगेन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बनाया, क्रेडिट का, उधार का, कि आप प्रोडक्ट्स लेके जाओ, पैसे बाद में दो। और ये सब कुछ डिपेंड हुआ करता था ना ट्रस्ट पे। लोग गुड्स लेने के बाद कुछ समय के बाद पैसे देके जाएंगे। तो अब मार्केटिंग होने लगी, फैशंस को लेके जो फिलॉसफी थी साइकोलॉजिकली वो चेंज होने लगी। अब यहां पे दिक्कत क्या आती थी ना, इनिशियली लोग ज्वाइंट फैमिली में लेते थे, और ज्वाइंट फैमिली में लोग चीजें शेयर किया करते थे, जिसकी वजह से ज्यादा कंजम्पशन नहीं हुआ था। और अगर कोई नई चीज भी लेनी होगी ना, तो लोगों को उनके घर के एल्डर बंदे का अप्रूवल लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। अब पहले तो पूरा कम्युनिटी ध्यान रखती थी अबाउट द हेल्थ, अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द सिक्योरिटी। अब ये तोड़ने की जिम्मेदारी ली गवर्नमेंट ने। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने बनाए स्कूल्स, हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने बनाया हॉस्पिटल्स। तो अब जो लोगों की डिपेंडेंसी थी ऑन एल्डर्स के ऊपर वो इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से जॉइंट फैमिलीज ब्रेक होकर न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने लगी, जिसकी वजह से ये सारे कंजप्शन ऑफ गुड्स बढ़ने लगे। कुछ कैंपेन्स भी रन किए गए जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट करने लगा इन प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि जस्ट डू इट, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मैरी द पर्सन ऑफ योर चॉइस। अब न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ी, न्यूक्लियर फैमिलीज काफी खर्चा करने लगी, इन गुड्स को कंज्यूम करने लगी। तो दोस्तों आखिर में ये सब है कि इतने जो कुछ भी इवोल्यूशंस हुए, ग्रोथ हुए, जो हम एप में से इवॉल्व होकर वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं, आखिर में सवाल तो वही आता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आज क्या ह्यूमंस खुश है?
दोस्तों इस बुक में एंड का चैप्टर दिया गया कि आगे चल के ना काफी ह्यूमन इवोल्यूशन में चेंजेस आ सकते हैं, काफी कुछ स्कोप दिया गया अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग, अबाउट द नैनो टेक्नोलॉजी, अबाउट कैसे कि बायोनिक आर्म्स आ सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ है इन द बुक सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। आशा करता हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, दिल से पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों मैंने जो कुछ भी आपको बताया ना ये हार्डली 5 to 10% रहेगा इस बुक का। मैं रेकमेंड जरूर करूंगा आपको ये बुक पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बुक काफी बड़ी है, इसमें काफी सारे जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेसन और भी दिए गए। टाइम लिमिट की वजह से मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूं, बट मैं रेकमेंड जरूर करूंगा कि आप ये बुक जरूर पढ़िएगा। अगर दिल से वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।